Hello, and a warm welcome to the Ghatna Chakra book video. Let's begin this journey where we will present every topic in a simple, clear, and exam-oriented manner. जरा सोचिए, एक ऐसा भारत जो एक क्रांति के मुहाने पर खड़ा था, लेकिन ये क्रांति हथियारों की नहीं बल्कि विचारों की थी। आज हम उन्हीं महान लोगों की बात करेंगे जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, उसे एक नया आकार दिया। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने 19वीं सदी में पूरे भारत को एक तरह से जगा दिया। आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो हम शुरुआत करेंगे सुधार की उस लहर से जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। फिर मिलेंगे उस शख्स से जिसने हमें स्वराज का मतलब समझाया। एक ऐसे सन्यासी के बारे में जानेंगे जिसने दुनिया के मंच पर भारत का नाम रोशन किया, और एक दिलचस्प अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन को भी समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये सारे अलग अलग आंदोलन एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। तो चलिए उस दौर में चलते हैं जब समाज की बुनियादें हिल रही थीं। उस वक्त विचारकों की एक नई पीढ़ी सामने आई जिन्होंने हर पुरानी रीति रिवाज पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। मकसद था एक नई भारतीय पहचान बनाना। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक सच्चे क्रांतिकारी के साथ, स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने सिर्फ आध्यात्मिक सुधार की ही बात नहीं की, बल्कि स्वशासन यानी अपने राज की भी नींव रखी। और उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? उनके लिखे हुए शब्द। सत्यार्थ प्रकाश हो या पाखंड खंडन, अपनी किताबों में उन्होंने बड़ी बेबाकी से उन सामाजिक नियमों और धार्मिक कट्टरपंथ पर हमला किया जो उनके हिसाब से समाज को पीछे खींच रहे थे। लेकिन वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं थे। 1867 में हरिद्वार में उन्होंने एक बहुत बड़ा और साहसी कदम उठाया। उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका फहराई, यानी पाखंड का पर्दाफाश करने वाला झंडा। सोचिए, ये सिर्फ एक इशारा नहीं था, ये तो खोखले रीति रिवाजों के खिलाफ एक तरह से जंग का ऐलान था। और इन विचारों का बहुत गहरा राजनीतिक असर हुआ। जरा उनके अनुयायियों यानी आर्य समाज के इस कोट को देखिए। संदेश एकदम साफ है, बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। उस जमाने में ये सोचना भी एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी। और यहीं हम उनकी शायद सबसे बड़ी देन पर आते हैं। उन्होंने भारत की आज़ादी की चाहत को एक शब्द दिया, स्वराज, मतलब खुद का राज। ये वो शब्द था जिसने आगे चलकर पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में आग लगा दी और देश का भविष्य तय कर दिया। तो एक तरफ दयानंद सरस्वती देश के अंदर नींव मजबूत कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक और दूरदर्शी थे जो भारत के संदेश को दुनिया तक ले जा रहे थे, और वो थे स्वामी विवेकानंद। अच्छा, दुनिया में अपनी पहचान बनाने से पहले उन्होंने खुद को बदला। खेतड़ी के महाराजा ने उन्हें एक सुझाव दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त छोड़कर स्वामी विवेकानंद नाम अपनाया। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये एक आध्यात्मिक दूत के तौर पर उनका एक नया जन्म था। और उनका प्रभाव इतनी तेजी से फैला कि आप यकीन नहीं करेंगे। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सिर्फ 4 साल के अंदर शिकागो में वो ऐतिहासिक भाषण देने से लेकर न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी बनाने और फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने तक उन्होंने पूरी दुनिया में एक आंदोलन खड़ा कर दिया। उनका असर सिर्फ विदेशों तक ही नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दिल तक पहुंचा। सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नेता, जो आजादी के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक थे, उन्होंने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो ये जो आध्यात्मिक जागृति आ रही थी, इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी एक क्रांति चल रही थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी एक बड़ी प्रेरणा एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन से मिली जिसका नाम था थियोसॉफी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत तो हजारों मील दूर न्यूयॉर्क में हुई थी, लेकिन जल्द ही इसका दिल भारत में बस गया। एनी बेसेंट जैसी शख्सियतों ने इसे लीड किया और उन्होंने मद्रास के पास अड्यार में इसकी जड़ें जमाईं। और देखते ही देखते ये भारत में बदलाव की एक बहुत बड़ी ताकत बन गई। और इनकी विरासत क्या थी? जबरदस्त। एनी बेसेंट, जो कि एक आयरिश सुधारक थीं, लेकिन उन्हें भारत से लगाव हो गया था, उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की शुरुआत की, और यही कॉलेज आगे चलकर देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक बना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सोचिए, एक छोटे से विचार से कितना बड़ा राष्ट्रीय संस्थान बन गया। लेकिन कहानी सिर्फ इन कुछ बड़े नामों की नहीं है। ये लोग अकेले नहीं थे।
उस दौर में पूरे देश में सुधार आंदोलनों का एक जाल सा बिछ गया था। हर आंदोलन का अपना एक अलग फोकस था, लेकिन मंजिल सबकी एक ही थी, भारत को एक नई दिशा देना। ये टेबल देखिए, इससे हमें उस दौर की विविधता की एक छोटी सी झलक मिलती है। एक तरफ यंग बंगाल मूवमेंट जैसे एकदम रैडिकल, खुले विचारों वाले लोग थे, तो दूसरी तरफ धर्म सभा जैसे थोड़े रूढ़िवादी संगठन भी थे। फिर गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग थे जो समाज सेवा पर जोर दे रहे थे, और पारसी समुदाय के अंदर भी सुधार के लिए आंदोलन चल रहे थे। मतलब हर तरह के विचारों का एक संगम था। और इसी के साथ हम अपनी इस चर्चा के आखिर में पहुंचते हैं। देखिए, 19वीं सदी के इन सुधारकों का काम सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है। सच तो ये है कि वो उस पेड़ की जड़ें हैं जिस पर आज का भारत खड़ा है। उन्होंने पहचान, स्वशासन और सामाजिक न्याय पर जो बहसें शुरू की थीं, उनकी गूंज हमें आज भी सुनाई देती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, असली सवाल ये है कि हम उनकी इस विरासत को कैसे आगे बढ़ाते हैं।